रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। आइए बाबा, आइए भैया। एक मिनट हो दे, सगळे एकदम गडबड तो हे हो। चलिए नेक्स्ट कौन है? आइए अजीम आ जाओ। अगला कौन है? हमारे मुफ्ती साहब ठाणे जिला के माइनॉरिटी के अध्यक्ष, बहुत ही होनहार और दिल से काम करने वाले हमारे बड़े नेता है। आज उनके माध्यम से 100 से ज्यादा लोग और उनके साथ जुड़े हुए लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में, शरद पवार ग्रुप में प्रवेश कर रहे, पार्टी में प्रवेश कर रहे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारी विचारधारा ये महाराष्ट्र की विचारधारा है। सभी धर्मियों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, महिलाओं को, सभी को साथ में लेके चलने की हमारी विचारधारा है और इस विचारधारा के ऊपर हम काम करते हैं। इस शहर का विकास, इस शहर में जो हालात है उसको बदलने के लिए हम कार्य कर रहे हैं और हमारे हाथ आपके आने से मजबूत होने वाले हैं। मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए सर्टिफिकेट साहब इनकी नियुक्ति झाली आहे। साली में आ गया। चलो जिसका हो जाओ हट जाओ बेटा। चलो जिसका हो जाओ हट जाओ। सर्टिफिकेट ना ये बाद में दो, तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। नहीं तो बरोबर है साहब, 2 मिनट लगेगा। ये तो ये हमार नीचे हमार नीचे नेक्स्ट जावेद भाई, सिद्दीकी कौन है? नहीं वो तो थाना के पोस्ट पे है। इसका हो जाओ हट जाओ। और सिराज जाओ, सिराज जाओ। इसका हो जाओ हट जाए प्लीज। डबल पहना पीछे। चलो चलो भाई जिसका हो जाए वो थोड़ा पीछे जाए। विचारधारा लेके चलेंगे शिव शाहू, फूले अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की, जो हमारे महाराष्ट्र को एक ताकतवर बनाएगी और जो सपना डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने और महात्मा फूले ने और महात्मा फातिमा बी ने जो सपना दे देखा था, उस सपने को ताकतवर बनाएगी।
इसके लिए हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, शानू भाई और तमाम सीनियर लीडर सैद अली भाई साहब, उन तमाम की मौजूदगी के अंदर आज तकरीबन 40 से 50 लोगों का पार्टी प्रवेश हो रहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये नए लोग जो पार्टी प्रवेश कर रहे हैं ये पार्टी को मजबूत करेंगे और शिव शाहू फूले अम्बेडकर की जो विचारधारा हमारी है उस विचारधारा को मजबूत करेंगे। आज हमारी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र का वो बहुत सारा उद्योग, वो बहुत सारा बिजनेस जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर था वो गुजरात लोग लेके चले गए हैं इस वक्त। इसीलिए हमारे महाराष्ट्र को मजबूत करने की जरूरत है और जो विचारधारा शिव शाहू फूले अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की विचारधारा है उस विचारधारा को मजबूत करेंगे। इसीलिए हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब आपके सामने मौजूद है। तू टाळी मार, मी टाळी मार, तो काही टाळ्या वाजवत बघ. काय नाही. अमित शहा फक्त राजकारण. आज बैठक घेणार आहे. मला काय करायचंय ते कुठेही जाऊ द्या ना परिस्थितीला, माझा काय संबंध त्यांच्याशी. अमित शहा म्हणतात की भविष्यामध्ये इंग्रजी जी आहे ही इंग्रजी भाषा बोलली जाणार आहे, त्यामुळे कुठे गळचेपी होईल का मराठी, कसं वाटतंय? तर असं आहे की भाषेला जगामध्ये अशी लोक आहेत जे 30 भाषा बोलतात, 30 भाषा. आपण आहोत कुठे? कोणावरती जबरदस्ती करून काहीच होत नाही. खायची जबरदस्ती, राहायची जबरदस्ती, कपडे घालायची जबरदस्ती, हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, हे बोलू नका, ते बोलू नका, हे वाचू नका, ते वाचू नका. अरे काय लावलंय काय? जसं मी सांगितलं, अरे आम्ही तर इंग्रजी शाळेत गेलो होतो, आम्हाला कोणी मराठी शिकवलं होतं, पण आम्ही कुठे मराठीत कमी पडतो का? आम्ही हिंदीत कमी पडतो का? आम्ही इंग्लिश मध्ये कमी पडतो का? अरे सरस्वती आहे ती, मुक्त शिक्षण व्यवस्था आहे, कशाला जबरदस्ती करता? 3 भाषांची जबरदस्ती तुम्ही करणार, काय गरज आहे? जबरदस्ती करू नका. आई वडिलांना, शिक्षकांना जे शिकवायचं ते शिकवू द्या, मुलं शिकतातच. आणि हे बोलणं की इंग्रजी बोलणाऱ्यांना लाज वाटेल, आणि कशाला लाज वाटेल? जगाचा दरवाजा ठोठवायचा असेल तर तुम्हाला ओपन द डोअरच म्हणावं लागेल. हे प्रचंड अभिमान बाळगतो, मला प्रचंड माझ्या भाषेबद्दल स्वाभिमान आहे. ती माझी आई आहे, माझी मातृभाषा आहे. माझी मातृभाषा माझ्या जागी. पण जेव्हा जगाच्या दरवाजे मी ठोठवायला जाईन, किंवा माझी पोरगी जाईल, किंवा महाराष्ट्रातलं कोणीही जाईल, किंवा भारतातलं कोणीही जाईल, त्याला इंग्रजी शिवाय पर्यायच नाही हो. जगाची भाषा आहे ती. जगाच्या भाषेला लगाम लावू आम्ही असं म्हणणं म्हणजे भारताला मागे खेचण्यासारखं. इथल्या रोजगाराची संधी, इथे पुढे जाण्याची संधी, इथल्या शिक्षणाची संधी, हिला कुठेतरी लगाम लावण्याचा प्रयत्न आहे. अशिक्षित भारत राहावा ही यांची इच्छा आहे. त्यांनी हे बोलावं की अंग्रेजी शिकू नका, हे शिकू नका, ते शिकू नका, ते शिकू नका. आणा ना संस्कृत, आणा आणि संस्कृत शिकवायला सुरुवात करा आणि जगाच्या बाजारपेठेत पाठवा तुमच्या पोरांना. हे याच्यासाठी चालतंय सगळं. तुम्हाला बेरोजगारीवर बोलायचं नाहीये, तुम्हाला वाढत्या महागाईबद्दल बोलायचं नाहीये. इस्रायल इराण युद्धाने होणारी महागाई, तेलाची टंचाई, याच्यावर बोलायचं नाहीये. पुढच्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोल डिझेलचा भडका उडणार आहे, भडका किमतींचा. आपल्याला त्याच्यावर बोलायचं नाहीये. आपल्याला मूळ मुद्दे जे आहेत त्याच्यापासून समाजाला बाजूला करायचं. आणि समाज पण हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बॉक्सिंग खेळत राहतात. समाजाला पण त्यांनी ओळखलाय समाजाची नाडी की यांना मुद्दे नसलेले मुद्दे हातात द्या, हे त्याच्यावर. देखो ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट. परराष्ट्र नीति में हमने हमेशा इजराइल के आक्रमण को विरोध किया है. ये आज की बात नहीं है. स्वतंत्रता आंदोलन में जब पहली बार इजराइल का सवाल खड़ा हुआ था तो गांधी जी इजराइल के खिलाफ बात किए थे. तभी से लेके आज तक अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यूएनओ में कहा था
कि इजराइल जिस जमीन पे घुसी हुई है वो जमीन उनकी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अच्छा, वाजपेयी जी से बड़ा कोई सियासती अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जानने वाला दूसरा कोई था क्या? अभी हमको गाली देने वालियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी को गाली दीजिए ना भाई साहब। उन्होंने इजराइल की निर्वचना की थी, उनके विचारों का खंडन किया था और कहा था कि आक्रमण कर रहे हो अरबों की जमीन पर। हमने नहीं कहा था, हम तो आज कह रहे हैं। तब तो उस जमाने में तो हम बच्चे थे, तब अटल बिहारी जी ने कहा था। सर, ट्रम्प कह रहे थे कि हम विश्व में शांति लेके आएंगे। अब खुद इस युद्ध में आ गए। सबसे बड़ा दुनिया में अशांति फैलाने वाला आदमी अगर कोई है तो वो ट्रम्प है। वो ट्रम्प हमारे भारत के बारे में कहता है कि भारत में मत जाओ, क्योंकि भारत में आजकल रेप होते हैं, भारत में लूट होती है, भारत में महिला सुरक्षित नहीं है। तो हमारी जितनी भी टूरिस्ट इकोनॉमी है, टूरिस्ट के ऊपर जो हमें पैसा मिलता है, उसका खत्मा करने का काम अमेरिका कर रही है। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। अमेरिका का आज के तारीख में उठाया गया हर कदम ये भारत के विरोधी है। तो पाकिस्तान, माय फ्रेंड, पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान को पैसे देता है, हम कैसे उसको अपना मित्र माने? एक तरफ पाकिस्तान घुस के पहलगाम में लोगों को मार रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और यूएनओ उनको पैसे, IMF पैसे दे रही है पाकिस्तान को। हमारी भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, हमारी भूमिका क्या है पता ही नहीं चल सकता। इंडिया अलायंस की भूमिका क्या रहेगी आने वाले पार्लियामेंट सेशन में? क्या वो एकजुट रहेंगे इस मामले में? बिल्कुल एकजुट रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? तो किस तरीके से आप विरोध करना चाहोगे? देखो, मैं ना तो सांसद हूँ, ना मैं संसदीय पार्टी का कोई सदस्य हूँ, ये सवाल मुझे लागू ही नहीं होता है। सर, पवारांना सोडलं ही म्हणजे घुसमट होते असं नाही, ही माझी भूमिका स्पष्टपणे मांडली। पवार साहेबांना हम हिंदी भाषी के ना तो विरोध में है, हमने ना कभी किसी भाषा को विरोध किया, लेकिन सख्ती से अमल होना ये कोई बराबर बात नहीं। गुजरात में होती है क्या सख्ती? बंगाल में होती है क्या सख्ती? तमिलनाडु में होती है क्या सख्ती? उड़ीसा में होती है क्या सख्ती? महाराष्ट्र में क्यों? हमने ना कभी हिंदी भाषी के ऊपर राजनीति, देखो इनको राजनीति करनी है धर्म के नाम पे, इनको राजनीति करनी है जात के नाम पे, इनको राजनीति करनी है भाषा के नाम पे। अब ये कहना कितना जायज है कि जो अंग्रेजी बात करते कुछ दिनों में उनको शर्म आएगी। अंग्रेजी ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है। दुनिया के हर दरवाजे पे जाओगे तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। और मैं तो कहूंगा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा देखना चाहते हैं तो उसको अंग्रेजी पढ़ाइए। आपके बच्चों की जिंदगी तबाह मत कीजिए। अंग्रेजी नहीं आएगी तो दुनिया के दरवाजे पे वो खड़ा नहीं रह पाएगा। देखो, ये हिंदी भाषा, अंग्रेजी को गाली देना, ये सब बच्चों पे पड़ रहा है सर। ऐसा है कि अंग्रेजी, हिंदी, ये सब भाषाओं के ऊपर जो राजनीति शुरू हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, सियासती मामला है। हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, हम क्या मराठी बात नहीं करते क्या? हम हिंदी बात नहीं करते क्या? हमारे जमाने में ना हमारे माँ बाप ने कोई सख्ती की थी, ना स्कूल ने कोई सख्ती की थी, तो हम बात नहीं करते। ये क्या नया राजनीतिकरण हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वोट, बाकी कुछ नहीं है। वोट की राजनीति और कुछ नहीं। ठीक आहे ना, असं आहे की एवढी कबुली देणं हा देखील मनाचा मोठेपणा आहे, हा मोठेपणा आहे ना। आणि पवार साहेबांनी त्यांना प्रदेशाध्यक्ष केलं, त्यांना आमदार केलं, त्यामुळे आता झाला गत इतिहास आहे। पण त्या गत इतिहासामध्ये मी चुकलो हे सांगण्याचा मनाचा मोठेपणा भास्कर जाधवांमध्ये फार कमी लोकांमध्ये आजच्या राजकारणामध्ये। जे घडवतात त्यांच्यावर डोक्यावर बसायचं आणि कानात, अशी सवय झाली आहे लोकांना। म्हणजे बालकाला बनवायचा आणि बालकाने बापाच्या पार्श्वभागावर, हे नवीन राजकारणाची आहे, त्याच्यामध्ये भास्कर जाधवांचं मनापासून कौतुक केलं पाहिजे। चला, जय हिंद, महाराष्ट्र। आज अनेक युवकांनी आणि ज्येष्ठ
वेगवेगळ्या पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी कार्यकर्त्यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय आणि बदलणाऱ्या परिस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सक्षमपणाने उभा राहू शकतो, लोकांच्या समस्या सोडवू शकतो असा लोकांना विश्वास आहे, म्हणून प्रवेश घेत आहे. सर, गेल्या काही दिवसांपूर्वी काही नगरसेवकांनी जे आहे ते शिवसेना धनुष्यबाण हाती घेतलं होतं, त्यामुळे पूर्वीचे जे शिवसैनिक आहेत जे इच्छुक उमेदवार होते त्यांच्यामध्ये कुठेतरी नाराज दिसते, तर भाजपमध्ये देखील नाराज दिसते. त्यामुळे येत्या काही दिवसात असं आहे की ज्या पद्धतीने ठाण्यामध्ये शिवसेना प्रवेश देते, 130 चे 260 वार्ड करणार ते काय मला माहित नाही. एकेका वार्डात 4-4 लोकांना प्रवेश देतात, कशाला लोकांचे गुळ लावता? त्यांची ती सवय आहे. 4 वर्ष त्या प्रामाणिक शिवसैनिकांनी काम केलं, आता ते फिरतात मागे 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 मागे. उपऱ्यांचं राज्य आलं, व्यवस्था आहे. आम्हाला काय करायचंय? दुसऱ्याच्या घरात काय चालतं हे बघण्याची सवय आमच्यापैकी कोणालाही नाही. त्यांचं घर त्यांना सुखी. जे नाराज आहेत ते माझ्याकडे येतातच आहेत ना, माझ्याशी संपर्क साधतात. तुम्ही जाऊन बॅनर बघा कसे नाव कापतायत, कसे फोटो गायब करतायत. शिवसेनेचे बॅनर लागलेत, जी मेन शिवसेना आहे त्याच्या कार्यकर्त्यांनी बॅनर लावलेत. कुणाकुणाचे फोटो तपासा, मग तुम्हाला कळेल की भिंत किती मोठी उभी राहिली. हिंदी भाषिकों की भर्ती की जा रही है.